नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 190 से ज्यादा देशों के नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होंगे शामिल। कोलकाता में अभया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला। आईएमए भी दिन भर के उपवास पर। सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई। बहराइच के पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त। स्थिति सामान्य, इंटरनेट सेवा बंद। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। आज भी बैठक में हंगामे के आसार। और राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने किया निष्कासित। कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को भी बुलाया वापस। ट्रूडो ने कहा, भारत के साथ नहीं चाहते कूटनीतिक टकराव। और चलिए, ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन करेंगे। ये वैश्विक आयोजन 3000 से ज्यादा दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ लाएगा, जिससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। ये पहली बार है कि ITU WTSA का आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये 8वां संस्करण होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई देशों के प्रदर्शकों, स्टार्टअप आदि की भागीदारी के मामले में वार्षिक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आकार पिछले साल से लगभग 2 गुना हो गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इसी बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघ ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में आईएमए के जूनियर डॉक्टर भी अब आ चुके हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर हैं। तो ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। इन सारे मुद्दों पर आईएमए ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल निकल ही नहीं पा रहा। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स JPD को लिखे पत्र में उनसे 15 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि इसी दिन राज्य सरकार का दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित होना है। सोमवार को डॉक्टर और मुख्य सचिव की वार्ता बिना नतीजा के ही समाप्त हो गई। अपने ईमेल में मुख्य सचिव ने JPD से जूनियर डॉक्टर्स को उनके स्वास्थ्य और उनके हित में आमरण अनशन खत्म करने की सलाह देने का भी आग्रह किया। जूनियर डॉक्टरों के संघ ने अपने एक बयान में ऐसे नाजुक समय पे कार्निवल आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी निराशा जताई है। अब बात बहराइच की करेंगे, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आज दूसरे दिन भी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक होगी। कल हुई बैठक में जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखी, लेकिन उस समय बैठक में खासा हंगामा हुआ जब विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेड़ी द्वारा कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मणिपाड़ी ने कर्नाटक सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाए। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपाड़ी ने कांग्रेस शासन के दौरान कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर उंगली उठाई। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई नेताओं पर भी आरोप लगाए गए। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के इस्लामाबाद दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। वहीं एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब दिया और कड़े फैसले लिए हैं। भारत ने न केवल ट्रूडो सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भारत ने प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार ने यह भी साफ कहा कि भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। कल देर शाम कनाडा के प्रभारी डी फेयर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों समेत अधिकारियों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों के जांच के दायरे में होने के कनाडा सरकार के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है, जहां मंत्रालय ने कहा कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने, धमकाने, डराने और हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। इसके बाद भारत ने कहा कि अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंध, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है। साथ ही कनाडा ने कहा कि वो भारत के साथ किसी भी तरह का कूटनीतिक टकराव नहीं चाहता। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेल से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय खेल मंत्री ने सोमवार को ISSF वर्ल्ड कप फाइनल का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के मुकाबले आज से शुरू होंगे। निशानेबाजी की ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 37 देशों के 131 दिग्गज निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के तमाम प्रयास जारी हैं और इसी कड़ी में खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को सार्वजनिक पटल पर रखा है और सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
आम जनता और हितधारक अपने सुझाव 25 अक्टूबर तक ईमेल कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।